28 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे आप पीडीएफ जाके ले सकते हैं। डाउट्स पूछने के लिए आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। पहला आर्टिकल, बोरो फ्रॉम आरबीआई। कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए बुरी न्यूज है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तरीके से बाबा जी का ठुल्लू दिखा दिया। इनको कैसे दिखा दिया मैं आपको बताता हूँ। निर्मला सीतारमण जी ने रिसेंटली बोला कि देखिए स्टेट्स को इस साल लगभग 3 लाख करोड़ रुपए देना था एज जीएसटी रेवेन्यू गैप। अब इस 3 लाख करोड़ रुपए में से केवल 22% पैसा आ पाएगा कंपनसेशन सेस के थ्रू। जब 2017 में जीएसटी लगाया गया तो यह बोला गया कि 5 साल तक जो भी टैक्सेस स्टेट के हैं, जो सेंटर ले रही है अपने पास जीएसटी के अंदर, उसके बदले में एक कंपनसेशन स्टेट्स को दिया जाएगा अगले 5 सालों के लिए 14% के एनुअल इंक्रीज को लगा के। उसके मुताबिक इस साल, आने वाले साल में 3 लाख करोड़ रुपया सेंटर को स्टेट गवर्नमेंट को देना था। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अब ये बोल रही है कि कंपनसेशन सेस में इस 3 लाख करोड़ का केवल 22% आएगा। और 22% लगभग कितना होगा? लगभग होगा 65,000 करोड़ रुपए, यानी 0.65 लाख करोड़ आएगा। तो देखिए 3 लाख करोड़ में से 65,000 करोड़ तो हम बांट देंगे, लेकिन फिर शॉर्टफॉल कितने का होगा? 2.35 लाख करोड़ का। अभी 2.35 लाख करोड़ स्टेट गवर्नमेंट को देने के लिए सेंटर के पास है नहीं। अब यहां पे क्या लॉजिक दिया जा रहा है? लॉजिक ये दे रही है, निर्मला सीतारमण जी बोल रही है कि देखिए अगर हम आपके टैक्सेस को जीएसटी के अंदर ना लेते तो इस 2.35 लाख करोड़ में आप जितने अपने लोकल टैक्सेस से वसूल कर पाते वो होते मैक्सिमम 97,000 करोड़ रुपए। अब सोचिए यहां पे बिल्कुल ही टुल्लू दिखाया जा रहा है। सोच समझिए, 3 लाख करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को देने थे, जिसमें से 65,000 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे। बचे कितने? 2.3 लाख करोड़। अब इस 2.3 लाख करोड़ में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से बोल रही है कि अगर जीएसटी ना लागू हुआ होता और आपके टैक्सेस को हम जीएसटी में ना लेते तो आपके टैक्सेस के थ्रू आप ज्यादा से ज्यादा 97,000 करोड़ इकट्ठा कर पाते। तो अब आपको हम 2 ऑप्शंस देते हैं। पहला ऑप्शन तो यह है कि आप आरबीआई से बातचीत करके 97,000 करोड़ रुपए का लोन ले लीजिए आरबीआई से। ये लोन हम आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे दिला देंगे, बहुत ही रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे दिला देंगे, और बाद में 5 साल के बाद जब इकोनॉमी खुलेगी तो सेस लगा के कोशिश करेंगे कि ये पैसा आपको दे दिया जाए या फिर आरबीआई को हम ये पैसा पे कर दें। समझे आप बात को? मतलब कुल मिला के जो 97,000 करोड़ रुपए जो अगर जीएसटी ना लगा होता और स्टेट्स अपने लोकल टैक्सेस से वसूल करती, इस पैसे को ये जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आरबीआई से बहुत कम ब्याज पे ले सकती है। ओके, और 5 साल के बाद जब इकोनॉमी सुधरेगी तो कुछ हद तक इस पैसे को, इस 97,000 करोड़ को सेंट्रल गवर्नमेंट चुका देगी आरबीआई को। लेकिन अभी के लिए अगर स्टेट्स आरबीआई से पैसा उठाती हैं तो भाई उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हालांकि वो इंटरेस्ट बहुत कम होगा। और निर्मला सीतारमण जी ये बोल रही है कि अगर पहली सिचुएशन की तरफ जाते हैं स्टेट्स, तो जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट में स्टेट की बोरोइंग लिमिट्स के ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, उस रिस्ट्रिक्शंस में 0.5% का रिलैक्सेशन देंगे। एफआरबीएम एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है कि अपनी जीडीपी का आप इतना प्रतिशत उधार उठा सकते हैं। उस इतना प्रतिशत में 0.5% बढ़ा देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बोल रही है स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट यहां पे बौखलाने वाली है बुरी तरीके से। अगर आप पहला ऑप्शन नहीं लेते हो और आपको दूसरा ऑप्शन चाहिए, आपको पूरे 2.35 लाख करोड़ चाहिए, तो आप पूरे के पूरे 2.35 लाख करोड़ आरबीआई से लोन उठा सकते हो। बट ऑब्वियस बात है उस लोन पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और हो सकता है इंटरेस्ट पहले ऑप्शन से ज्यादा हो। यानी 97,000 करोड़ अगर आप लोन उठाते हो उसमें जो इंटरेस्ट देना होगा, और अगर आप 2-3-5 लाख करोड़ उठाते हो उसमें जो इंटरेस्ट देना होगा वो 97,000 करोड़ वाले इंटरेस्ट से ज्यादा होगा। अब यहां पे स्टेट गवर्नमेंट को गुस्सा आएगा दोस्तों। स्टेट गवर्नमेंट्स को ये एश्योरिटी दी गई थी कि भाई देखिए आपको हम 5 साल तक पैसा देंगे। अभी ये पैसा स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दिया जा रहा है, और वही पैसा जो कि ये बोला गया था कि एज अ ग्रांट स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा, उस पैसे को भी अब बोल रही है सरकार कि भाई अगर आपको लेना है तो आरबीआई से ले लो, इंटरेस्ट पे ले लो। तो ऑब्वियस बात है स्टेट गवर्नमेंट्स को उस पर गुस्सा आएगा। गुस्सा आना भी चाहिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अपनी प्रॉब्लम, भाई उनके पास पैसे हैं नहीं। तो यहां पे एफआरबीएम एक्ट निकल के आ रहा है। एफआरबीएम एक्ट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। ये है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इंडिया के फिस्कल मैनेजमेंट सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एफआरबीएम एक्ट आया है। इसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि फिस्कल स्टेबिलिटी आए इंडिया में और आरबीआई को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए। ओके,
जो डेप्ट है इंडिया का वो पूरे देश में इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो, स्टेट्स एक लिमिट से ज्यादा डेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के बिना ना ले पाए, इसमें भी एफआरबीएम एक मेजर रोल प्ले करता है। और सेंटर की तरफ से जो स्टेट्स की तरफ से जो रिएक्शन है वो आने लगे हैं। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के सीएम्स ने ये बोला है कि देखिए ये तो गलत बात है, आप जो पैसा आपने प्रॉमिस किया था हमको देने को, अब उसी पैसे पे आप हम पे कंडीशन लगा रहे हो, आप उसी पैसे में बोल रहे हो कि हम लोन पे जाके ले। हम इस मैटर को जीएसटी काउंसिल में डिस्कस करना चाहते हैं और जीएसटी काउंसिल के डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के अंदर हम इस बात को डिस्कस करना चाहते हैं, ऐसा स्टेट्स ने कहा। आगे आने वाले समय में इस पे बहुत बहस होने वाली है। चलिए अगले आर्टिकल पे चलते हैं। यहां पे एक और छोटी सी बहस किसको लेके, रिजर्वेशन को लेके। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर सब क्लासिफिकेशन। देखिए पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसको बोला जाता है चिनैया जजमेंट। होता क्या है दोस्तों कि देखिए स्टेट गवर्नमेंट में शेड्यूल कास्ट होती है, शेड्यूल ट्राइब्स होती हैं। अभी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को नोटिफाई करने की ताकत पार्लियामेंट के पास है, तो पार्लियामेंट इसकी लिस्ट रिलीज करती है। लेकिन एक पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट के अंदर भी बहुत सारे तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं और ये क्लासिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट करना चाहती थी। कई बार स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में जितनी भी शेड्यूल कास्ट थी उसके अंदर सब क्लासिफिकेशन को करने की कोशिश की। लेकिन जब उन्होंने सब क्लासिफिकेशन किया तो लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और फिर एक चिनैया जजमेंट आया। चिनैया जजमेंट ने बोला कि अलाउइंग द स्टेट्स टू यूनिलैटरली मेक अ क्लास विद इन अ क्लास ऑफ मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट वुड अमाउंट टू टिंकरिंग विद द प्रेसिडेंशियल लिस्ट। यानी कि प्रेसिडेंशियल लिस्ट में जो शेड्यूल कास्ट लिखी है वो शेड्यूल कास्ट के अंदर आप बहुत सारी सब कास्ट बनाते हो और उन अलग अलग सब कास्ट को अलग अलग आप बेनिफिट देते हो, तो प्रेसिडेंशियल लिस्ट के साथ खिलवाड़ करने वाली बात होगी। तो भाई स्टेट गवर्नमेंट शेड्यूल कास्ट, किसी एक पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट के अंदर अलग अलग हायरार्की बना पाए, इस चीज को रोका गया किसके थ्रू, चिनैया जजमेंट के थ्रू। लेकिन अभी रिसेंटली थर्सडे को एक 5 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि स्टेट को यह परमिशन है कि वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को सब क्लासिफाई कर सकती है। यानी सेंट्रल लिस्ट में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स दे रखी हैं उनको सब क्लासिफाई दिया जा सकता है और उनमें भी जो वीक हैं, जो वीकेस्ट ऑफ द वीक है, उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी इसको हेड कर रहे थे जस्टिस अरुण मिश्रा। इनका क्या कहना है, रिजर्वेशन हैज क्रिएटेड इनइक्वालिटीज विद इन द रिजर्व कास्ट इटसेल्फ। यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई एक एससी कास्ट का पर्सन है, वो एक एग्जाम देता है और एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद वो यूपी में बीडीओ लग जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ओके, उसके साथ अब वो किसी एक गांव का था, वो शहर आया, उसने मेहनत करी, एग्जाम क्वालिफाई किया, वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर रह गया और उसका जो दोस्त है वो अभी भी गांव में खेती बाड़ी कर रहा है। अब इनकी जॉब लगेगी, इनकी शादी वगैरह होगी, बच्चे वगैरह होंगे। अभी जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है वो धीरे धीरे अपनी प्रमोशन के थ्रू ऊपर उठेगा हायरार्की में, अच्छे पैसे कमाएगा, एक अच्छी लाइफ जिएगा। लेकिन इसका जो दोस्त था विलेज में, वो बेचारा और मतलब वो गरीबी में फंसता जाएगा, उसकी हालत इस वीडियो जितनी अच्छी नहीं होगी। अभी इस वीडियो के बच्चे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे और वो जो गांव में इसका दोस्त था उसके बच्चे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इस वीडियो के जो बच्चे हैं वो ज्यादा एडवांटेजेस पोजीशन में होंगे। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ये बोल रही है कि देखिए शेड्यूल कास्ट के अंदर भी बहुत तरीके का सब क्लासिफिकेशन हो गया है, उसमें भी कुछ लोग स्ट्रांग हो गए, कुछ लोग कमजोर हो गए। तो जो लोग स्ट्रांग हो गए हैं वो रिजर्वेशन का ज्यादा बेनिफिट उठा रहे हैं, जबकि जो वीक लोग हैं वो रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं। तो स्टेट को यह परमिशन है कि वीकेस्ट ऑफ द वीक, यानी इस वीक में भी जो सबसे कमजोर हैं उनको कुछ प्रेफरेंशियल बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं। अब यहां पे 2 व्यू पॉइंट आ गए हैं। एक व्यू पॉइंट ये चिनैया जजमेंट है और एक ये रिसेंट वाला है। दोनों में कितने जजेस थे, 5 जजेस थे। तो अभी 5 जजेस की एक बेंच ने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट सब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकती शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का। एक बेंच बोल रही है कि बिल्कुल कर सकती है। अभी क्या किया गया है कि इसको एक 7 जज बेंच ऑफ द कोर्ट को रेफर कर दिया गया। अब ये 7 जज बेंच ऑफ द कोर्ट बताएगी कि हाँ भाई स्टेट गवर्नमेंट के पास SC ST के अंदर सब क्लासिफिकेशन की ताकत है या नहीं है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी। अब आ जाते हैं भीम कोरेगांव केस पे दोस्तों। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भीम कोरेगांव केस में जो वायलेंस हुआ था 2018 में, उसकी इंक्वायरी कर रही है। भीम कोरेगांव केस में जो वायलेंस हुआ था उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। ये वायलेंस मुंबई तक पहुंच गया था। दलित एक तरफ थे, मराठाज एक तरफ थे, इनके बीच में लड़ाई हो गई। ये लड़ाई किन कारणों की वजह से हुई थी, इशू क्या था, उसको मैंने इस वीडियो में समझाया। भीम कोरेगांव को मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, अगर आपको उस इशू के बारे में नहीं पता है। ठीक है, अभी के लिए हुआ क्या है
कि भीम कोरेगांव केस में वायलेंस फैलाने के लिए जिन लोगों को भी एक्यूज किया गया है उनके डिफेंस लॉयर्स को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने समन किया। जब उनके डिफेंस लॉयर्स को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने समन किया तो उन डिफेंस लॉयर्स ने पता है क्या बोला कि इट इज वेरी अनयूजुअल फॉर एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू समन अ डिफेंस लॉयर इन अ केस एज दे एंजॉय अ क्लाइंट अटॉर्नी प्रिविलेज। यहां पे आपके लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि ये क्लाइंट अटॉर्नी प्रिविलेज क्या है। ओके, अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई एक केस चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट आप लोग फॉलो कर रहे होंगे सुशांत सिंह राजपूत वर्सेस रिया चक्रवर्ती। ठीक है, रिया चक्रवर्ती एक साइड पे, सुशांत सिंह राजपूत एक साइड पे। अब सुशांत सिंह राजपूत की तो अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो गई है, तो उनके बिहाफ पे उनके फादर लड़ रहे हैं। अभी कोई एक एजेंसी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही होगी तो वो नॉर्मली किसको बुलाएगी? रिया चक्रवर्ती को बुलाएगी, कभी रिया चक्रवर्ती को लॉयर को नहीं बुलाएगी। ये डिफेंस लॉयर यहां पे यही बोल रहे हैं कि जब भी किसी चीज की इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो डिफेंस लॉयर्स को नहीं बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि डिफेंस लॉयर बंधे हुए होते हैं इस प्रिविलेज से, क्लाइंट अटॉर्नी प्रिविलेज। क्लाइंट अटॉर्नी प्रिविलेज क्या बोलता है कि जो क्लाइंट है वो अपने लॉयर को सब कुछ बताएगा, और इस प्रिविलेज के तहत उस लॉयर को यह आजादी नहीं है कि उसको जो भी इंफॉर्मेशन क्लाइंट ने दी है वो किसी और को जाके बताए। तो रिया चक्रवर्ती ने अपने वकील को जो कुछ भी बताया है, उनके वकील के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो वकील उस बात को पूरे देश को बताएं या किसी और को बताएं। एक्चुअली में उस वकील के ऊपर यह ऑब्लिगेशन है कि वो इस इंफॉर्मेशन को लीक नहीं कर सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिविलेज होता है लीगल फील्ड में, बहुत जरूरी होता है ये प्रिविलेज, क्योंकि अगर इस तरीके का प्रिविलेज नहीं होगा तो कोई एक पार्टी अपने लॉयर पे कभी भरोसा कर ही नहीं पाएगी। ओके, तो यहां पे ये डिफेंस लॉयर यही बोल रहे हैं कि भाई हमें बुला के फायदा क्या है, हमसे सवाल पूछ के फायदा क्या है, हम तो आपको वैसे भी कुछ नहीं बताएंगे और लीगली भी आप हमसे नहीं बोल सकते कि हम आपको क्यों बताएं कुछ, हम आपको क्यों कुछ बताएं, हम आपको आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि हम बंधे हुए हैं क्लाइंट अटॉर्नी प्रिविलेज से। हम अपने क्लाइंट की तरफ रिस्पॉन्सिबल है और उन्होंने जो कुछ भी हमें बताया वो हम आपको नहीं बता सकते, सिंपल बात। तो इसलिए ये चीज न्यूज में है। भीम कोरेगांव वायलेंस 2018 में हुआ था, उसके बारे में एक कहानी है, आप चाहिए तो पढ़ लीजिए। महार कम्युनिटी के बीच में और एक तरफ मराठा कम्युनिटी के बीच में लड़ाई हुई थी 2018 में। 2018 के लिए मैंने वीडियो बना दिया, आप वो जाके देख लीजिए। बैटल ऑफ कोरेगांव के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, हालांकि बैटल ऑफ कोरेगांव को भी मैंने वहां पर समझाया। बैटल ऑफ कोरेगांव ये भीम नदी के पास लड़ा गया था 1 जनवरी 1818 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और पेशवा फैक्शन ऑफ द मराठा कन्फेडरेसी के बीच में। मराठा कन्फेडरेसी की जो आर्मी थी वो बहुत बड़ी थी, 28,000 बड़ी आर्मी थी। इस 28,000 में से 2,000 सोल्जर्स को डिप्लॉय किया गया था कोरेगांव में लड़ने के लिए। ये सोल्जर्स लड़ रहे थे 800 स्ट्रॉन्ग कंपनी फोर्स से। इस कंपनी फोर्स में महार कम्युनिटी के बहुत सारे लोग थे। कंपनी की आर्मी जीत गई थी और पेशवा की जो आर्मी थी वो बैक ट्रैक हो गई थी, ये इशू था। तो ये जो कंपनी की आर्मी जीती थी, इसको इंडिया में पता है किस तरीके से देखा जाता है? इसको इंडिया में उस इलाके में दलित वर्सेस पेशवा देखा जाता है। उस समय पे जो पेशवा था मराठास में, दैट वाज डोमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स एंड अपर कास्ट पीपल। तो इसको दलित वर्सेस अपर कास्ट पीपल की डिबेट माना गया। और ब्रिटिशर्स ने जब पेशवा की आर्मी को हराया तो ब्रिटिशर्स की आर्मी को इस समय पे दलित आर्मी बोला गया और दलित आर्मी वर्सेस पेशवा का इशू बन गया। और इसीलिए हर बार मतलब साल की शुरुआत में इस चीज को सेलिब्रेट किया जाता है भीम कोरेगांव में। और जब ये सेलिब्रेट किया जा रहा था 2018-19 के टाइम पे, तो वहां पे काफी बड़ी बहस हो गई, काफी बड़ी लड़ाई सी हो गई। उस लड़ाई के बारे में अगर आपको जानना है, विजय स्तंभ के बारे में आपको जानना है, क्या क्या हुआ, अगर ये आपको जानना है तो मेरी इस वीडियो को जाके देखिए। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये चीज आपको काम आएगी। आगे चलते हैं। रशिया फॉर कंक्लूडिंग फाइटर हेलीकॉप्टर डील्स बाय ईयर एंड। भैया देखिए, रशिया को बहुत चांसेस हैं कि मिग 29 और सुको 30 MKI की जो ऑर्डर्स हैं उनको इंडिया से मिल जाए। रशिया की जो रिप्रेजेंटेटिव है फेडरल सर्विस ऑफ मिलिट्री के मैम है, इन्होंने ये बोला है कि S-400 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को इंडिया को हम प्रोवाइड करना शुरू करेंगे 2021 के एंड तक। क्योंकि ये जो सिस्टम्स है बहुत ज्यादा टेक्निकल है, इसमें जल्दी करने के चक्कर में हो सकता है कि कुछ फंक्शनल फ्लॉज निकल आए, इसलिए हम इसको परफेक्ट तरीके से बना के बेचेंगे। जुलाई 2 को हमारे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 21 मिग 29 को खरीदने का अप्रूवल दिया था और 59 मिग 29 को अपग्रेड करने का अप्रूवल दिया था रशिया को। उसी तरीके से 12 सुको 30 MKI का अप्रूवल गया था। तो कुल मिला के ये रशिया के साथ कुछ यहाँ पे आपकी डिफेंस डील्स हो रही है, उनके बारे में बातचीत करी गई है। ये भी बोला गया है कि इंडिया और रशिया साथ मिलकर AK-203 असॉल्ट राइफल्स को साथ साथ बनाएंगे और कुछ और डील साइन हो सकती हैं जब
रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब एनुअल बायलेटरल मीट में आएंगे इंडिया में। आगे चलते हैं, यहां पे बात की जा रही है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कॉर्पोरेटाइजेशन की और इंडिया को एक वेपन सप्लायर बनाने की। मोदी जी ने रिसेंटली ये बोला है कि इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो रिलायबल वेपन सप्लायर्स बन सकता है फ्रेंडली नेशन को, जो हमारे आसपास के जो हमारे दोस्त हैं उनको हम लोग वेपन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने इस कैपेबिलिटी को डेवलप करने के लिए 74% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया है डिफेंस में अंडर ऑटोमेटिक रूल, और हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन भी कर रहे हैं। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड क्या होता है? देखिए दोस्तों, यूपीएससी का इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम होता है। अगर आप उसको क्वालिफाई करते हो तो आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में अपॉइंटमेंट होगी। वहां गन्स बनती हैं, टैंक्स बनते हैं, जो भी इंडिजीनियस वेपन्स बनते हैं उसमें आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एक मेजर रोल प्ले करता है। तो मोदी जी कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, जो काम करने का तरीका है, उसको हम लोग कॉर्पोरेटाइज करेंगे ताकि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, एक कॉर्पोरेशन एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करे, शेयर होल्डर्स हो, प्राइवेट ओनरशिप हो, जिससे एफिशिएंट वर्किंग कल्चर आए जैसा कि यूएसए में है। ओके, ये सब बातें बोली गई हैं। तो कुल मिला के आप देखिए, यहां तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट से नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं बोलना है यहाँ पे। अब जैसे मोदी साहब ये बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे जितना ध्यान देना चाहिए था वो नहीं दिया गया, लेकिन अब हम ध्यान दे रहे हैं। विपिन रावत जी बोल रहे हैं कि आसपास की कंट्रीज में रडार्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, आर्टिलरी सपोर्ट सिस्टम्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, वो सब चीजें हम दे सकते हैं। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने 52,000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। ये सब अलग बात है, आपको याद क्या रखना है, सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की कोशिश की जा रही है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन किया जा रहा है। किस तरीके से किया जा रहा है, इसके बहुत जनरल पॉइंट्स यहां पे आपको मिले। जो स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक्स है वो मैं आगे आपको बताता रहूंगा। आगे चलते हैं। चाइना फायर्स मिसाइल इनटू साउथ चाइना सी। रिसेंटली हुआ क्या कि साउथ कोरिया से स्पाई प्लेन उड़ा यूएसए का, और वो चाइना के हैनान आइलैंड के पास से निकला, और हैनान आइलैंड और पैरासेल आइलैंड्स के बीच में जो जगह है वहां पे चाइना ने 2 मिसाइलें दागी हैं। एक बार इस लोकेशन को देखते हैं। ये दिख रहा है आपको वर्ल्ड मैप। ओके, अगर हम इस वर्ल्ड मैप को जूम इन करते हैं तो यहां पे ये जो आपको हैकाऊ करके जो जगह नजर आ रही है ना दोस्तों, ये एक्चुअली में हैनान आइलैंड्स है, और नीचे की तरफ आपको पैरासेल आइलैंड्स दिख रहे हैं। इस हैनान आइलैंड्स के पास से यूएसए के स्पाई प्लेन्स गुजरे। उसके अगले ही दिन इस हैनान आइलैंड्स के बीच में और पैरासेल आइलैंड्स के बीच में जो समुंदर है, यहां पे मिसाइल दागी है किसने? चाइना ने। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं फॉरेन पॉलिसी मूव है। यहां पे आप देख सकते हैं पैरासेल आइलैंड्स वियतनाम के कितना पास है। इधर चाइना दिख रहा है, यहां पे आपको ताइवान दिख रहा है, रिपब्लिक ऑफ चाइना। इधर आपको फिलीपींस दिख रहा है, नीचे स्प्रैटली आइलैंड्स नजर आ रहे हैं, यहां पे ब्रूनई नजर आ रहा है। ओके, ब्रूनई, मलेशिया। ओके दोस्तों, तो ये है आपका इधर का नक्शा। चाइना लगातार यूएसए पे इल्जाम लगा रहा है कि यूएसए बहुत एग्रेसिव एक्टिविटीज ले रहा है, ठीक है ना, इनकर्जन कर रहा है यूएसए। अमेरिका के एयरक्राफ्ट अगर चाइना की टेरिटरी के पास आ रहे हैं तो उसको नाम को इनकर्जन नाम का शब्द दिया है। चाइना यहां पे बोल रहा है कि यूएसए उनको भड़काने की कोशिश कर रहा है। रिसेंटली यूएसए ने 24 चाइनीज कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। वो कंपनीज जो कि साउथ चाइना सी में किसी तरीके की मिलिटराइजेशन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, किसी भी तरीके के कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए यूएसए ने। चाइना का यह बोलना है कि ये जो सैंक्शंस लगाए गए हैं 24 चाइनीज कंपनीज पे, ये सही नहीं है। ये जिन जिन जगहों पे कंस्ट्रक्शन हुआ है ये चाइना की टेरिटरी है, और चाइना अपनी टेरिटरी में कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन कर सकता है। किसी भी तरीके का मिलिटराइजेशन हम नहीं कर रहे हैं, हम बस अपनी लेजिटिमेट और लॉफुल टेरिटरी को बचा रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं। ये सब बात बोली गई, और चाइना ये बोल रहा है कि यूएसए उसके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर कर रहा है, इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस के बेसिक नॉर्म्स को वायलेट कर रहा है। जैसे चाइना तो सारे नॉर्म्स मानता ही, चाइना सबसे बड़ा वायलेटर है। आगे चलते हैं। टर्की का एक स्टेटमेंट निकल के आया है यहां पे। पहले इस न्यूज को देख लेते हैं, फिर इसके मैप को भी देखेंगे। टर्की ने भी रिसेंटली कहा कि ये लोग ईस्टर्न मेडिटेरेनियन ओशन में एक्सरसाइज कराएंगे, फायरिंग एक्सरसाइज, एक तरीके की एक मिलिट्री ड्रिल होगी। क्यों? क्योंकि टर्की और ग्रीस के बीच में टेंशंस बढ़ रही हैं। ग्रीस की पार्लियामेंट में एक बिल रेटिफाई होने वाला था जिसमें ग्रीस और इजिप्ट आपस में मिलकर अपने मैरीटाइम डोमेन को डेवलप करेंगे, और यह कहा जा रहा है कि मैरीटाइम डोमेन, ये जो ग्रीस और इजिप्ट का मैरीटाइम डोमेन है वो टर्की और लिबिया के मैरीटाइम डोमेन के साथ ओवरलैप करेगा।
कैसे ओवरलैप कर रहा है वो पहले भी मैंने आपको मैपों में दिखाया, अभी फिर से आपको दिखाऊंगा। ग्रीस और टर्की दोनों ही नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, बट रिसेंटली दोनों में बहुत बहस हुई है। हैगिया सोफिया का जब मॉस्क को, हैगिया सोफिया म्यूजियम को जब मॉस्क बनाया गया, अभी चोरा म्यूजियम को जब मॉस्क बनाया गया, उसके बाद भी ग्रीस के स्टेटमेंट्स आए थे। ओके, और ये जो मेडिटेरेनियन सी है, एजियन सी है, इसके आसपास जो नेचुरल रिसोर्सेज मिले हैं उनकी ओनरशिप को लेके भी लड़ाई चल रही है। अभी आप ये देखो ग्रीस दोस्तों, ये ग्रीस है और ये है इजिप्ट, तो इनके बीच का जो एक्सप्लोरेशन जोन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये लिबिया है, ये टर्की है, इन दोनों के बीच में दोस्ती, तो इनके बीच का जो एक्सप्लोरेशन जोन है वो ऐसा बनेगा। एक बहुत बड़ा इलाका यहां पे ओवरलैप होता नजर आ रहा है। इस इलाके में ही बहुत सारा एक्सप्लोरेशन होना है और इस इलाके को लेके ही ग्रीस और टर्की के बीच में लड़ाइयां सी होती नजर आ रही हैं। ग्रीस और इजिप्ट इस इलाके को क्लेम कर रहे हैं, टर्की और लिबिया इस इलाके को क्लेम कर रहे हैं, लेकिन जो मेन डोमिनेंट प्लेयर यहां नजर आ रहे हैं लड़ाई में वो है टर्की और ग्रीस। ग्रीस ने यह भी बोला है कि ये जो इनके टेरिटोरियल वाटर्स हैं वो आयोनियन सी से जाते हैं 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम इट्स कोस्ट। अभी देखिए इसकी लोकेशन को देखेंगे तो चीजें आपको थोड़ी ज्यादा समझ में आएंगी। ये रहा देखिए वर्ल्ड मैप, इसमें मैं इस इलाके को जूम इन करता हूं। ये जो ग्रीस और टर्की के आसपास का इलाका है, यहां पे आपको आयोनियन सी दिख रहा है, इटली के बीच में ग्रीस के बीच में आपको इयोनियन सी दिख रहा है। हालांकि इटली और ग्रीस में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आप बात करो टर्की की, तो टर्की और ग्रीस के बीच में आपको यहां पे एजियन सी नजर आ रहा है। अभी इस एजियन सी के आसपास बहुत सारे रिसोर्सेज मिले हैं। ऊपर की तरफ आपको ये ब्लैक सी नजर आ रहा है, ब्लैक सी में भी कुछ रिसोर्सेज हैं, एजियन सी में भी कुछ रिसोर्सेज हैं। ये जो पूरा का पूरा ईस्टर्न मेडिटेरेनियन ओशन है ना, यहां रिसेंटली ऐसी बहुत सारी डिस्कवरीज हुई हैं जिसमें बहुत यूजेबल रिजर्व्स मिले हैं नेचुरल गैसेस के और ऑयल के। अभी ये आपको इधर लिबिया नजर आ रहा है, लिबिया और टर्की का जो मैरीटाइम एक्सप्लोरेशन जोन है और ग्रीस और इजिप्ट का जो मैरीटाइम एक्सप्लोरेशन जोन है, उसके आसपास बहुत सारा इलाका ऐसा है जहां पे दोनों ओवरलैपिंग हो रही है। ये इलाका आपको इस, आप कह सकते हो, जूम्ड वीडियो में नजर आ रहा है। तो ये है पूरा इश्यू दोस्तों। हम यहाँ पे जरूरी तो ये है कि टर्की और ग्रीस आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ बातचीत करके यहाँ पे कोई सॉल्यूशन निकालें, बट बातचीत की तरफ तो कोई जा ही नहीं रहा है। बहुत एग्रेसिव स्टांस दिखाया जा रहा है। अब समय पे ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। तो ये आज का करंट अफेयर्स डिस्कशन है दोस्तों। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ अपने इसको शेयर करिए, अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे शेयर करिए और मुझे अपने रिव्यूज जरूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।